हाँ, तो जैसा कि बेटा हम लोग जान रहे हैं इस समय कि कोरोना अपने पीक पोजीशन पे है, तो बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट आया था कि मतलब सर अपना ऑनलाइन क्लास अपना जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। तो ऑनलाइन क्लास अगर हम लोग देखेंगे तो उससे जो है हम लोग का काम भी चलता रहेगा सर, इस तरीके से हम लोग की पढ़ाई भी नुकसान नहीं होगी। तो यूट्यूब पर मेरा आज ये पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका दो पार्ट है। आप अगर ध्यान से देखिए तो एक पार्ट आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर एक पार्ट आपका सर इलेक्ट्रो है और दूसरा पार्ट आपका दिख रहा है स्टैटिक्स। तो एक पार्ट आपका इलेक्ट्रो दिख रहा है और दूसरा पार्ट आपका स्टैटिक्स दिख रहा है। तो इलेक्ट्रो की जो मीनिंग है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रो की मीनिंग है चार्ज से, इलेक्ट्रो की मीनिंग है चार्ज से और स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट से। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट ऑफ चार्ज। मतलब जिसमें रेस्ट ऑफ चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट ऑफ चार्ज। तो जिसमें रेस्ट ऑफ चार्ज के बारे में बात करें वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दूसरे शब्दों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर कहना चाहते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमको जो दिख रही है वो चार्ज की। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के बिना हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप खोलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक आपका यूनिट है जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो बेटा ये इसी में क्यों पढ़ते हैं, ये सारी कहानी हम लोग देखेंगे क्योंकि सारी कहानी चार्ज से रिलेटेड है। क्योंकि चार्ज ही एक ऐसा रोल प्ले करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक रोल भी प्ले करता है, साथ में मैग्नेटिक रोल भी प्ले करता है। डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरीके से है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो रेस्ट चार्ज है, तो हम आपको अभी थोड़ा देर में आपको बताएंगे कि जो रेस्ट चार्ज होगा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो पहले हम लोग बात कर दें, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि रेस्ट चार्ज क्या कर सकता है, तो रेस्ट चार्ज only create electric field, रेस्ट चार्ज only create electric field। अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करें तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड as well as मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जबकि मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करें, अगर हम एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करें तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉज है। मतलब यहाँ पर ये बेटा बहुत ज़्यादा है। ये थर्ड पॉइंट तो बेटा बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, SSR, NDA
और साथ में एयरफोर्स में भी पूछा गया है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको देखने से स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि मतलब चार्ज के बहुत बड़े रोल हैं। तो चार्ज जब अगर रेस्ट कंडीशन में है, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो आप देखिए ध्यान से कि वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है, चार्ज मूविंग कंडीशन में है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज हम कैसे जानेंगे कि कब सर आप कैसे कह दिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होगा और कैसे जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड का रोल होगा, कैसे जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होगा और कैसे जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड का रोल होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, अगर लॉरेंज के थ्रू चले तो आपको अगर इस चीज को समझना है, क्योंकि ये तो बहुत, ये जो तीनों पॉइंट हम लाइन लगा के लिखे हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं दिखा सकता। रेस्ट चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं दिखा सकता, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखा सकता है। केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल ही जो होगा वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को दिखा सकता है। तो चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। ये सर आप कैसे समझे कि कब इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अब कब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट होगा, इस चीज को अगर स्टूडेंट्स आपको जानना है तो इस चीज को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू लॉरेंज हम लेके चलें तो लॉरेंज के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो लॉरेंज के कॉन्सेप्ट से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कब इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कब मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज अगर हम लेके चलते हैं, चूंकि ये तो आगे का पॉइंट है लेकिन समझने के लिए अकॉर्डिंग टू अगर लॉरेंज हम लेके चलें तो नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर हम बात करें तो एफ नेट जो होता है दैट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंज अगर हम देखें तो लॉरेंज के थ्रू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट फोर्स, अगर किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे बात करें कि नेट फोर्स कितना होता है, तो नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल दैट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का एडिशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर बहुत बढ़िया से अगर इस चीज को समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर Q ही होता है अब प्लस मैग्नेटिक फोर्स F बराबर Q V क्रॉस B होता है बेटा। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि आखिर में सर आप यहाँ पर कैसे कह दिए कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखा सकता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी दिखा सकता है, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को भी दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम जीरो कर दें, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम जीरो कर देते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम जीरो कर देते तो ध्यान से देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स ये है, मैग्नेटिक फोर्स ये है और इलेक्ट्रिक फोर्स ये है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स पूरा जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर रख देते हैं, वेलोसिटी को जीरो रख देते हैं, वेलोसिटी को जीरो रख देते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स पूरा जीरो हो जा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा बचेगा, तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा बचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचेगा। मैग्नेटिक फोर्स का काम यहाँ पर खत्म हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर हम रेस्ट चार्ज को लेके चल रहे हैं तो रेस्ट चार्ज कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं दिखा सकता। रेस्ट चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाएगा और उसमें वो केवल क्या क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक बार हम फिर से बोलेंगे कि क्या रेस्ट चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखा सकता है, क्या रेस्ट चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखा सकता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं सर, रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखा सकता है और जिसमें हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं और
इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉरेंज फोर्स के थ्रू हम आसानी से समझ गए, लॉरेंज फोर्स के थ्रू हम लोग आसानी से समझ गए कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल कौन सा फिनोमेना दिखा सकता है। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल, प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है, जबकि मूविंग चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल देखिए तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, तो वहां पे 2 फोर्स हो सकते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। और मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर एडिशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का और साथ में मैग्नेटिक फोर्स का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लॉरेंज फोर्स के थ्रू हम लोग समझ गए कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल क्या क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अर्थात रेस्ट चार्ज पार्टिकल में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। इट मींस अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल और केवल हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, कहीं पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए इस बात को, क्योंकि हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को शो करता है। रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाता है। इट मींस हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, कहीं पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए चार्ज पार्टिकल का मोशन करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट कर सकता है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है रेडिएट करता है एनर्जी को भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट कर सकता है। तो सोचिए चार्ज का कितना बड़ा रोल है कि चार्ज पार्टिकल देखिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट करने में। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों दिखा सकता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखें कि चार्ज की बहुत बड़ी भूमिका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि लॉरेंज फोर्स के थ्रू अगर हम देखें तो लॉरेंज फोर्स के थ्रू हम लोग बहुत साफ क्लियर कर सकते हैं कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल क्या क्रिएट कर सकता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारे एग्जामों में, एयरफोर्स में, नेवी में और इस साथ साथ एनडीए में भी पूछा गया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिएगा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल दोनों क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। जबकि अगर हम रेस्ट चार्ज की बात करें तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग कंडीशन में हो गया, अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कंडीशन में हो गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी बात हम लोग उसमें करने लगेंगे। इसलिए चार्ज का बहुत बड़ा भूमिका है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग देखें बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को भी शो कर रहा है, साथ में मैग्नेटिक फिनोमिना को भी शो कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट कंडीशन में था तो हम देखें कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो शो कर रहा था। अगर वही चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में था तो वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम चाहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनीशन में भी हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर डिफिनीशन बना दें या उसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना चाहते तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों फिनोमिना को शो कर सकता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या सबसे बड़ा रोल है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर शो करना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये, अगर दूसरे शब्दों में ये तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को दिखा सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को दिखा सकता है, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को दिखा सकता है। तो अपनी तरीके से यहाँ पर जैसे भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के मेथड के बारे में देखें तो देखिए मेथड जो इलेक्ट्रिक चार्ज का था, सबसे पहला मेथड बाई फ्रिक्शन मेथड था। फ्रिक्शन मेथड के थ्रू ही चार्ज को क्रिएट किया गया था। तो सबसे पहला मेथड जो था वहाँ पर
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड था, और दूसरा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आया, और तीसरा कंडक्शन मेथड था। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एकदम शॉर्टकट में अगर हम लिखने चाहें तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन सा फिनोमिना दिखाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहला मेथड था आपका मेथड्स ऑफ चार्ज देखेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करें तो इसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला मेथड था, जो सबसे पहले चार्ज क्रिएट किया गया था थेल्स के थ्रू, वो भी फ्रिक्शन मेथड के थ्रू किया गया था। तो सबसे पहला जो मेथड था वो आपका जो है यहाँ पर चार्ज का है, वो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है क्या, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें अगर जैसे दो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं बी, तो इस पर भी अगर हम देखें तो ये देखिए इसमें रबिंग का मेथड था। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि रब्ड करना, रब्ड करके इसमें चार्ज को क्रिएट किया गया था। तो कैसे क्रिएट किया गया था वही देखना है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं तो बिफोर रबिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन, बिफोर रबिंग की बात करें तो बिफोर रबिंग इस पे चार्ज कितना है, तो बिफोर रबिंग इस पे चार्ज आपका 0 है। इस पर भी हम देख रहे हैं तो क्या है, 0 है। तो अब अगर हम ड्यूरिंग रबिंग देखेंगे, जैसे अगर हम रब्ड कराते हैं तो क्या होगा, ड्यूरिंग रबिंग क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जाएगा। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग रबिंग क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर जाएगा, तो ऐसा हम लेट कर लेते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ए से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। तो ये कहानी आपका ड्यूरिंग रबिंग है। ड्यूरिंग रबिंग की हम बात करें तो ड्यूरिंग रबिंग में क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर जाएगा। तो फिर यहाँ पर आफ्टर रबिंग क्या कहानी बनेगी, आफ्टर रबिंग ये कहानी होगी कि यहाँ से अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी पर जा रहा है बेटा, ए से इलेक्ट्रॉन बी पर जा रहा है बेटा, तो ए पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा और बी पर आपका जो हो जाएगा निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ए पर बनेगा उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बनना चाहिए। मतलब कि चार्ज का कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिफोर रबिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल चार्ज हमारा क्या है बेटा, बिफोर रबिंग हम देख रहे हैं तो टोटल चार्ज इसमें क्या था, 0 था। तो आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर चार्ज का कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +4e है, +4e और -4e मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इट मीन्स अगर यहाँ पर हम जो चार्ज क्रिएट किए थे वो फ्रिक्शन मेथड के थ्रू किए हैं। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे बॉडी पे जाता है। तो जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर जाता है तो इसके थ्रू हमारा क्या हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुँचता है उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि यहाँ पर चार्ज भी हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो दो तरह से पता चल रहा है कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है
और दूसरा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर चार्ज का कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं तो सोडियम प्लस आयन बनता है और क्लोरीन माइनस आयन बनता है। तो सोडियम क्लोराइड पर कितना चार्ज है? 0 है। अब लेकिन जब वो डिकम्पोज हो रहा है तो सोडियम प्लस आयन बनता है और क्लोरीन माइनस आयन बनता है। तो आप देखे होंगे कि फिर नेट चार्ज क्या हो जाता है, डिकम्पोज करने के बाद भी वो नेट चार्ज उस पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो उसी तरह HCl को आप अगर ले लीजिए तो HCl पे चार्ज क्या है? 0 है। लेकिन अगर HCl मॉलिक्यूल को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो वह H प्लस आयन बनता है और Cl माइनस आयन बनता है। तो वहाँ पर भी देखिए नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना है आपको कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रद्द कर रहे हैं, तो चार्ज का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नेट चार्ज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम नेट चार्ज की बात करें कि बिफोर रबिंग नेट चार्ज कितना है, तो बिफोर रबिंग नेट चार्ज कितना है? 0। अब यहाँ पर अगर हम आफ्टर रबिंग की बात करें तो आफ्टर रबिंग की हम बात कर रहे हैं बेटा स्टूडेंट्स। तो आफ्टर रबिंग की अगर हम बात करें, आफ्टर रबिंग में अगर हम क्यू नेट पूछे तो आप कहेंगे ना कि सर क्यू नेट यहाँ पर भी 0 है। अगर 4E माइनस 4E बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर जो है फ्रिक्शन के थ्रू अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो चार्ज का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। जितने नंबर आप पॉजिटिव आयन एक पे बनेंगे उतने ही नंबर आप दूसरे पे नेगेटिव आयंस बनेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको एक चीज़ जानना बहुत जरूरी है, सिंपल सा मेथड। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड के थ्रू देखें कि यहाँ पर जो है हम दो तरह के चार्ज देख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, दूसरा नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे बॉडी पे जा रहा है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उस पर क्या हो जा रहा है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है। लेकिन टोटल चार्ज हमारा क्या है? कंजर्व्ड है। टोटल चार्ज का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन भी अगर आप देखेंगे तो पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन में भी आप जानते होंगे कि गामा फोटॉन जब किसी न्यूक्लियस पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बढ़ता है। तो गामा फोटॉन की चार्ज कितनी है? 0। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे तो +E, इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे तो +E और जो है पॉजिट्रॉन को लेके चलेंगे तो -E। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात यहाँ पर आपको बेटा और देखना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा याद रखिएगा कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अर्थात अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब समझ जाइए कि उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब याद रखिएगा कि उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है तो इससे ये समझिएगा बेटा कि उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा बेटा कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है और नेगेटिव चार्ज की मीनिंग क्या है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो याद रखिएगा कि वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करेगा। अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करेगा। जैसे बेटा अगर आपको हम बता दें तो जैसे अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर समझना चाहेंगे तो देख लीजिए सोडियम प्लस आयन को ले लीजिए। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बेटा याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो आपको पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बेटा। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर देखिए डिफिशियंसी है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वह यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अर्थात किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थात किसी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए इस बात को। अगर किसी एटम पर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की है कि नहीं। अर्थात किसी एटम पर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इट मीन्स अगर किसी एटम पर अगर हम पॉजिटिवली चार्ज जनरेट कर दे रहे बेटा तो एटम पर अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये याद रखिएगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे
और नंबर, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन अब 11 से कितने हो जाएंगे 10। तो अर्थात जब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन वही का वही है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई कि नहीं। ठीक उसी तरीके से क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, लेकिन जब क्लोरीन माइनस आयन लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा 17। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इट मीन्स हम स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम पर होता है, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहाँ पर वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, और अगर किसी एटम पर निगेटिव आयंस आता है तो वो बताएगा कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बहुत आसानी से समझ गए कि पॉजिटिव की क्या मीनिंग है और निगेटिव की क्या मीनिंग है। पॉजिटिव बताएगा कि उसमें क्या है, अगर किसी एटम पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं तो मतलब उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि उस पर डिफिशियंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। अगर हम किसी भी एटम पर निगेटिव चार्ज लगा दे रहे हैं तो उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या समझे कि अगर किसी एटम पर हम निगेटिव आयंस देंगे तो निगेटिव आयंस की मीनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव आयंस मतलब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, डिफिशियंसी प्रोटॉन की होगी। अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभी तक तो हम लोग ये देखे कि पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, अर्थात उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और निगेटिव चार्ज ये बताता, निगेटिव अगर किसी बॉडी पे आ गया निगेटिव चार्ज तो वो बताता था कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। लेकिन बहुत सारी कहानी इसमें स्टूडेंट ऐसी है जो कि आप नहीं जानते और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, जैसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़के इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट है बेटा। जैसे अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी पी ले लिए, तो अगर हम यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी पी ले लिए, अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो P+ बना लिया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वो P+ बना लिया। और फिर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके अभी आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आएगा कि सर ने ये बड़ा क्यों बनाया और सर ने इसको छोटा क्यों किया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर एक बॉडी स्फेरिकल बॉडी P है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके P+ बनाया, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके P- बना लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि P+ क्या बता रहा है। ये तो हम समझ रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव आयन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इसका मीनिंग तो यही है। लेकिन एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पर जैसे ये P+ है, तो ये क्या कर रहा है कि मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक न्यूट्रल स्टेट में है, और यहाँ पर ये देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये आयंस के फॉर्म में है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर हम कह दें कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो उसके साथ चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन लड़का ये सोचता नहीं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो गलत करके चलाया। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसके साथ 9.1 × 10⁻31 kg का मास भी उससे रिलीज हो रहा है, जो कि उसने सोचा नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं लूज कर रहा है, साथ में वो मास को भी लूज कर रहा है। इट मीन्स इसका मास भी डिक्रीज करेगा बेटा इसके कंपैरिजन में।
इसके कंपैरिजन में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है, साथ में अगर वो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना मास जा रहा होगा, 9.1 × 10⁻31 kg का मास एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो मतलब कि अगर मान लीजिए बॉडी ए और बी आपस में रब्ड किए, ए से बी पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना मास लेके जाएगा, 9.1 × 10⁻31। इस तरीके से अगर 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उसके साथ कितना मास ट्रांसफर होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मतलब इसके पास चार्ज तो जनरेट हो रहा, चार्ज तो इसके पास गेन हो ही रहा है, साथ में ये मास भी गेन कर रहा है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये मार्कर है, ये 100 ग्राम का मार्कर है, जैसे अगर हम इस 100 ग्राम मार्कर को अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमने क्या किया, इस मार्कर को आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसके साथ ये मार्कर तो जा रहा है, इसके साथ इसका मास भी तो जा रहा है, जो कि आप भूल रहे हैं। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो चार्ज तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ में मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो मास इसका डिक्रीज कर रहा है बेटा, और इसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेटा। तो इस तरीके से अगर हम P के ही साथ कहानी देखें तो P के साथ P+ बना और P- बना, तो यहाँ पर इसका जो है मास भी डिक्रीज करेगा बेटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मास ऑफ जो पॉजिटिव आयंस होगा बेटा, P+ का जो मास होगा विच इज लेस देन होगा मास ऑफ P, मतलब इस P से हमारा मास से कम होगा बेटा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसके साथ अगर इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो उसके साथ तो चार्ज तो उसने चार्ज तो गेन किया ही। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसके साथ कितना मास जा रहा होगा, 9.1 × 10⁻31। इस तरीके से उसने जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उसने उतना मास भी तो वहां पर स्टोर किया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें बेटा, तो मास ऑफ जो नेगेटिव आयंस का होगा वो विच इज ग्रेटर देन क्या होगा, मास ऑफ P होगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग स्टूडेंट्स ये देखें कि मास ऑफ नेगेटिव आयंस, मास ऑफ नेगेटिव आयंस which is greater than मास ऑफ नेगेटिव आयंस बॉडी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा मास ऑफ पॉजिटिव आयंस बॉडी से। इट मींस क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बेटा बात को समझिए, अगर हम ये मार्कर आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसके साथ इसका मास भी आप तक पहुंच रहा है। तो इट मींस अगर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक लेट कर रहे हैं कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना मास लेके जा रहा होगा, 9.1 × 10⁻31 kg का मास लेके जा रहा होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास उसका बढ़ता जाएगा। इट मींस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ जो नेगेटिव आयंस का जो होगा वो विच इज ग्रेटर देन होगा मास ऑफ पॉजिटिव आयंस से। तो इसमें एक बात हमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे बबल के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, एनडीए और एसएसआर एग्जाम में पूछा गया कि एक बबल को निगेटिव चार्ज दे दे या पॉजिटिव चार्ज दे दे तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो टॉपिक बहुत आगे का है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने क्या समझा कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर ही रहा है, साथ में मास को भी रिलीज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज कर ही रहा है, साथ में इसके साथ साथ मास को भी रिलीज कर रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसी पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इट्स साइज विल बी इंक्रीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अगर कोई बबल है, अगर उस बबल पे पॉजिटिव चार्ज दे दे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अगर बबल पर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो साइज भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, समझिएगा बेटा कि यहाँ पर साइज क्या कर जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा है पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा कि अगर बबल पर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो RP जो होगा प्लस का वो ग्रेटर होगा बेटा वो RP से। मतलब समझ रहे हैं कि अगर इसका जो रेडियस होगा, जैसे मान ले कि इसका रेडियस RP है, तो इट मीन्स यहाँ पर याद रखिएगा कि जो
अगर किसी बबल पे हम निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो निगेटिव चार्ज वाले में क्या होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स्ट्रा मास तो एक्स्ट्रा चार्ज तो इसके पास जनरेट हो ही रहा है, साथ में मास भी स्टोर कर रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर अगर किसी बबल पर निगेटिव चार्ज भी आती है बेटा, तो निगेटिव चार्ज में भी देखिएगा यहाँ पर हम देखिए साइज बड़ा कर दिए हैं, तो इतने से आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि साइज बड़ा करने की क्यों किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये अभी आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको तो आगे डिस्कस करना ही है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स के कारण यहाँ पर अगर आपको जवाब एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर बबल पे निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। तो बबल पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, या स्फेरिकल ड्रॉप है या स्फेरिकल बॉडी है, उस पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, तो स्फेरिकल चार्ज होगा। तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पर भी साइज जो हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी बेटा। यहाँ पर भी साइज क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आर पी माइनस जो होगा वह आर इज ग्रेटर देन होगा आर पी से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बबल पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है या स्फेरिकल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी साइज इंक्रीज करेगी। अगर बबल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस कंडीशन में भी साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इन दोनों कंडीशन में हमारी साइज इंक्रीज करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इसी पर स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होगी, इसलिए छोटा वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। और एक बात आपको बहुत ज़रूरी था बताना कि अगर वीडियो बहुत अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।